कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम फिट भी होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। रिवीजन करते रहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिवीजन इज़ मैंडेटरी और रिवीजन के साथ साथ आप लोग सवाल भी लगाते रहिए। जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो सवाल लगाना इज़ मस्ट, उसके बिना तो आपका केमिस्ट्री कभी भी पूरा होगा नहीं, वो हमेशा अधूरा रहेगा। अधूरा इन द सेंस कि केमिस्ट्री में आपको हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये ऐसे क्यों होता है, इसका आंसर ऐसे क्यों आया। तो इस तरीके के ढेर सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है स्टूऑन। और इस स्टूऑन के प्लेटफॉर्म से हम लोग घर बैठे ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, जिसमें से एक टॉपिक जो हमारा जो अभी चल रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स में हमने 2 लेक्चर कंक्लूड कर लिया है और उन 2 लेक्चर में मैंने आपको केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ ढेर सारा सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर करता है। चाहे हम नीट की बात करें, चाहे हम मेंस की बात करें, कभी कभी एडवांस में भी देखने को मिल जाता है। अगर हम नीट की बात करते हैं तो नीट वाले बच्चों को इस बायोमॉलिक्यूल्स टॉपिक में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो बायोलॉजी में ही ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में, लिपिड्स के बारे में, फैट्स के बारे में, उसी तरीके से प्रोटीन के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में, डीएनए, आरएनए, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी उन लोग का ज्ञान अच्छा खासा होता है। तो इस वजह से उनको इन सारे टॉपिक्स में कोई उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी नहीं होती है, सब कुछ रटा रटाया होता है। पर जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो होती है मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ना नहीं होता है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आपको ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। और जो जो मैं आपको बताऊंगा उसी को आप फॉलो करिएगा, उसी को आप फोकस करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूं कि सवाल का जो पूछने का जो स्कोप है बहुत ही लिमिटेड है इन दी मेंस, इन दी एडवांस, और बहुत ही अप टू द पॉइंट सवाल पूछा जाता है कि अगर आपको हल्का सा भी नॉलेज है तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए, आज हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, और कार्बोहाइड्रेट में उसका जनरल केमिस्ट्री हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया था वो है कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन। और कार्बोहाइड्रेट में भी केवल हम लोग को ग्लूकोज का ही रिएक्शन ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्लूकोज से जुड़ा हुआ रिएक्शंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और मैंने आपको पिछले क्लास में ढेर सारा ग्लूकोज से जुड़ा हुआ रिएक्शन समझा दिया था। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताया था दैट इज कॉल्ड एज ओसाजोन रिएक्शन। ओसाजोन कैसे बनता है, फिनाइल हाइड्रोजीन को जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं, कितने फिनाइल हाइड्रोजीन को, 3 फिनाइल हाइड्रोजीन को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो पहले कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कॉल्ड एज ओसाजोन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप अगर रेफरेंस बुक में जाते हैं तो वहां पे मैकेनिज्म के साथ दिया हुआ है, और एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। तो आज जो है हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स मेरे बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। मेरा नाम इम्तियाज अहमद है और मैं IIT BHU से पास आउट हूँ इन द ईयर 2012, और अभी तक मेरे पास मोर देन 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसकी बदौलत मैं जानता हूं कि बच्चों को कहां कहां पे दिक्कत होती है। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे एमिनो एसिड के साथ, एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इन द फील्ड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज एमिनो एसिड। वैसे अगर देखा जाए दोनों का इम्पोर्टेंसी लेवल काफ़ी सिमिलर है, मतलब कि जितना इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है उतना ही इम्पॉर्टेंट एमिनो एसिड भी है।
क्यों अमीनो एसिड इतना इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि अमीनो एसिड से ही हम लोग प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी होती है। हमें डे टू डे लाइफ में प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हमें डे टू डे लाइफ में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें अमीनो एसिड के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट अगर हम देखा जाए एग्जामिनेशन में जितना भी सवाल पूछा जाता है बायोमोलिक्यूल्स का, उसमें से 90% सवाल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड पर जुड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, 90% क्वेश्चन जो है कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड पर जुड़ा रहता है। बाकी जो 10% है, मतलब कि लिमिटेड सवाल ही पूछा जाता है प्रोटीन से, फैट से कभी कभी पूछा जाता है, डीएनए आरएनए से पूछा जाता है और विटामिन से पूछा जाता है, बहुत लिमिटेड पूछा जाता है। तो हमें एमिनो एसिड पर ज़्यादा फोकस करना है। आज की क्लास में हम लोग एमिनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। टुडेज होल क्लास विल बी डेडिकेटेड टू एमिनो एसिड। तो चलिए एमिनो एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये हम बात करते हैं कि एमिनो एसिड क्या है। व्हाट इज अ एमिनो एसिड? एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल में जिसके पास कुछ पर्टिकुलर तरह का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं उसको? एमिनो एसिड। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? वो ये होता है कि इट इज अ बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्या है बच्चा? इट इज अ बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बाई फंक्शनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब इट इज हैविंग अ टू फंक्शनल ग्रुप। इसके पास क्या होता है? दो फंक्शनल ग्रुप होता है। कौन कौन सा दो फंक्शनल ग्रुप होता है? एक होता है COOH ग्रुप होता है और एक होता है NH2 ग्रुप होता है। मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और अमीनो ग्रुप होता है। क्या? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप होता है। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग नाम देंगे एमिनो एसिड। सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एमिनो एसिड। मतलब कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में अमीन ग्रुप दिख जाए और साथ ही साथ कार्बोक्सिल ग्रुप दिख जाए, COOH ग्रुप दिख जाए और NH2 ग्रुप दिख जाए, समझ जाइए कि वो एमिनो एसिड की कैटेगरी में आता है। स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड की हम बात करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट या मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड की बात करते हैं। मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड, मोस्ट कॉमन एमिनो एसिड आपका ये होता है। जैसे कि यहां पर हो गया आपका कार्बन, यहां पे हो गया आपका कार्बन, कार्बन से COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है और सेम कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। COOH और NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे कार्बन से क्या है? एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक एल्किल ग्रुप है। ये एल्किल ग्रुप क्या करेगा? वेरी करेगा। दिस एल्किल ग्रुप विल वेरी। अलग अलग तरह का एल्किल ग्रुप लगेगा तो अलग अलग तरह का एमिनो एसिड लगेगा। दिस इज कॉल्ड एज एमिनो एसिड। एक बात ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि अमीन ग्रुप और COO ग्रुप सेम कार्बन पर अटैच हो। ये जरूरी नहीं है। हम लोग आगे समझेंगे इसके बारे में, डिटेल नॉलेज हम लोग देखेंगे। पर याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप सेम कार्बन पर हो। डिफरेंट कार्बन पे भी हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होना चाहिए और अमीन ग्रुप होना चाहिए। चाहे जहां पे भी हो, उससे मतलब नहीं है, पर दोनों ग्रुप होना चाहिए। Then such type of molecule will be called as amino acid। इसको ड्रॉ करिएगा, इसको नोट करिएगा, जल्दी जल्दी करिए बच्चा, क्योंकि आज की क्लास में हमें काफी कुछ पढ़ना है। वैसे अमीनो एसिड के बारे में बात किया जाए तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत चीज़ है, बहुत डाइवर्सिफाइड ये टॉपिक है। और उस डाइवर्सिफाइड टॉपिक में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में ही पढ़ना है। ज़्यादा हमें डिटेल में जाना ही नहीं है। डिटेल में जाने वाला काम बायोलॉजी वाले करेंगे और मैथ्स वाले जो होगा वो लिमिटेड टॉपिक के साथ फोकस करेंगे। मेरे ख्याल से आपने इन सारी बातों को नोट कर लिया होगा और आपने अच्छी तरीके से इसको समझ भी लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड।
अमीनो एसिड को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं? अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड में डाइवर्सिफाइड नेचर होता है। मैंने आपको अभी भी बताया था कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अलग अलग तरह, एल्किल ग्रुप चेंज कर रहे हैं, अलग अलग तरह का बन गया। उसी तरीके से हमने कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया, अलग अलग तरह का बन गया। तो इसी तरीके से अमीनो एसिड ढेर तरीके से होता है। और उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं? तो हमारे पास बेसिकली दो तरीका है अमीनो एसिड को क्लासिफाई करने का। हम केवल दो तरीके पर फोकस करेंगे। सबसे पहला तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिल एंड अमीनो ग्रुप, कि हमारे अमीनो एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या और अमीनो ग्रुप की संख्या कितनी है। उसी के आधार पे हमारा अमीनो एसिड तीन तरह का बनेगा। वन विल बी कॉल्ड एज एसिडिक अमीनो एसिड, सेकेंड विल बी कॉल्ड एज बेसिक अमीनो एसिड, एंड द थर्ड विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड, ये तीन तरह का बनेगा। अगर हम न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करते हैं तो न्यूट्रल अमीनो एसिड में नंबर ऑफ COOH ग्रुप विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ NH2। जब दोनों ग्रुप की संख्या बराबर हो, जब दोनों ग्रुप की संख्या बराबर हो तो ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रलिटी ये मेंटेन करता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो बेसिक चार्ज होता है। इनफैक्ट न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं होती है। न्यूट्रल का मतलब हो गया कि ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है, ये न्यूट्रल की तरह काम करता है। इसकी तरह काम करता है, न्यूट्रल की तरह काम करता है, ना तो एसिड ना तो बेस। एसिडिक एमिनो एसिड की बात करा जाए तो एसिडिक एमिनो एसिड में नंबर ऑफ COOH ग्रुप विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। जब COOH ग्रुप की संख्या NH2 ग्रुप से ज्यादा हो तो ऐसे एमिनो एसिड को बोलेंगे एसिडिक एमिनो एसिड। एक बात ध्यान में रखिएगा कि COOH ग्रुप कैसा ग्रुप है, दैट इज अ एसिडिक ग्रुप, और NH2 ग्रुप कैसा ग्रुप है, दैट इज अ बेसिक ग्रुप। क्योंकि NH2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और COOH में H+ साइन देने की टेंडेंसी है, तो एसिडिक और बेसिक। तो अगर दोनों बराबर है तो ना तो एसिडिक हुआ ना तो बेसिक हुआ, वो न्यूट्रल की कैटेगरी में चला जाएगा। अगर COOH ग्रुप की संख्या ज्यादा है तो एसिडिक नेचर में चला जाएगा, और अगर NH2 ग्रुप का अगर NH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू COOH ग्रुप, एज कंपेयर टू COOH ग्रुप, then that will be called as basic amino acid, then that will be called as basic amino acid, basic amino acid। ठीक है, तो ये तीन तरीका है, सॉरी ये पहला तरीका है जिससे कि हमने एमिनो एसिड को क्लासिफाई किया। आई होप यू ऑल पीपल मस्ट बी गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आ रहा है ना बच्चा? इजी सी बात है। दूसरा क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप। रिलेटिव पोजीशन मतलब कि अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में दूरी कितना है, उसके आधार पे भी हम लोग अलग अलग तरीके का अमीनो एसिड देखते हैं। अलग अलग तरीके का होता है, इनफैक्ट ढेर सारा तरीके का होता है, इसमें कोई संख्या नहीं होती है। अब जितना दूर हम दोनों को कर दें, अगर पास करेंगे तो अलग तरीके का हो गया, अगर दूर करेंगे तो अलग तरीके का हो गया, अगर और भी दूर कर देंगे, ढेर सारी उसमें दूरी मेंटेन कर देंगे तो कुछ अलग तरह का अमीनो एसिड हो गया। पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि
इसमें सबसे पहला होता है अल्फा एमिनो एसिड, सेकेंड विल बी कॉल्ड एज बीटा एमिनो एसिड, थर्ड विल बी कॉल्ड एज गामा एमिनो एसिड, उसी तरीके से डेल्टा एंड सो ऑन। तो ये हो गया अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा, दिस विल बी कॉल्ड एज बीटा एमिनो एसिड, बीटा, दिस विल बी कॉल्ड एज गामा एमिनो एसिड, गामा, दिस विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एमिनो एसिड, डेल्टा। समझ में आ रहा है ना? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इसी तरीके से नाम कंटिन्यू करता है। अल्फा एमिनो एसिड हम लोग कब बोलते हैं? अब कॉन्सेप्ट देखिएगा कि कब हम लोग अल्फा बोलेंगे, कब हम लोग बीटा बोलेंगे, कब हम लोग गामा बोलेंगे। वैसे अगर आप देखेंगे तो एमिनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और दूसरा अमीन ग्रुप है। तो आपने नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप में और अमीन ग्रुप में कौन हायर प्रायोरिटी पे जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कार्बोक्सिल ग्रुप इज ऑन दी हायर प्रायोरिटी। तो इस वजह से जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे एमिनो एसिड का, जब भी हम लोग नंबरिंग करेंगे एमिनो एसिड का, तो कार्बोक्सिल ग्रुप से करेंगे। दैट इज एज सिंपल एज दैट। ये बात आपको समझ में आती है। नंबरिंग ऑफ दी एमिनो एसिड विल बी ऑलवेज डन फ्रॉम दी कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है तो। ठीक है, तो हमने कार्बोक्सिल ग्रुप या COOH ग्रुप को हायर प्रायोरिटी दे दिया एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। तो अब यहां पर क्या होता है कि COOH ग्रुप के रिस्पेक्ट में NH2 ग्रुप कहां पर है, NH2 ग्रुप कहां पर है? तो इसमें देखिएगा जैसे कि हमने यहां पर क्या कर दिया, COOH कर दिया। इसके बाद क्या है, हमने ढेर सारा कार्बन का पेरेंट चेन बना दिया। क्या बना दिया? पेरेंट चेन बना दिया। बाद में कार्बन पे जो जो ग्रुप है उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमें केवल कार्बन से मतलब है और COOH से मतलब है। अगर हम कार्बन जो कि पेरेंट चेन में है उसकी पोजीशन बताएं, तो पोजीशन बताने का दो तरीका है, या तो हम लोग न्यूमेरिकल पोजीशन बताएं या तो हम लोग अल्फा बीटा के फॉर्म में भी पोजीशन बता सकते हैं। जैसे कि इस कार्बन की पोजीशन COOH के रिस्पेक्ट में क्या होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। तो अगर NH2 ग्रुप इस कार्बन पर है, मतलब कि अल्फा कार्बन पर है, देन दैट एमिनो एसिड विल बी कॉल्ड एज अल्फा एमिनो एसिड। इसको हम लोग क्या करेंगे, बीटा बोलेंगे। अगर NH2 ग्रुप COOH के बीटा कार्बन पर आ गया, किस कार्बन पर? बीटा। इस कार्बन को आप लोग मत लीजिएगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो अल्फा बीटा करते वक्त हम लोग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट में नहीं लाएंगे, हम लोग किसको काउंट में लाएंगे? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन चेन के कार्बन को। तो ये अल्फा कार्बन है, तो अगर NH2 ग्रुप इस पर जुड़ा, अल्फा एमिनो एसिड। बीटा कार्बन है, NH2 ग्रुप इससे जुड़ा, बीटा एमिनो एसिड। ये कौन सा है? गामा कार्बन है, NH2 ग्रुप इससे जुड़ा, गामा एमिनो एसिड। ये कौन सा कार्बन है बच्चा? डेल्टा कार्बन है, अमीनो ग्रुप इससे जुड़ा, डेल्टा एमिनो एसिड। तो इसी तरीके से आगे भी ये चीज कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि यहां पर अलग अलग तरह का एमिनो एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन। पास है, थोड़ा सा और दूर हुआ, थोड़ा सा और दूर हुआ, दूरी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो नाम भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो ढेर सारा एमिनो एसिड यहां पे बन जाता है, पर इन ढेर सारे एमिनो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी एमिनो एसिड है सारे के सारे अल्फा फॉर्म के एमिनो एसिड है, कोई बीटा गामा नहीं है, सब क्या है? अल्फा फॉर्म है। इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं बोलता हूं आप नोट करिएगा। ऑल दी एमिनो एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, ऑल दी एमिनो एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग इज ऑफ अल्फा नेचर, is of alpha nature. All the amino acid present in a human being is of alpha nature, is of alpha nature.
लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हमें केवल अल्फा एमिनो एसिड के बारे में बात करना है। अब जितना भी हमारा स्टडी होगा एमिनो एसिड के रिस्पेक्ट में, सब अल्फा एमिनो एसिड पर टिका हुआ होगा। इनफैक्ट जो मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया था, इस स्लाइड के पहले के स्लाइड में जो स्ट्रक्चर बनाया था वो आपका अल्फा एमिनो एसिड ही था कि नहीं था? सेम कार्बन पर COOH था और NH2 था, तो वो हो गया आपका अल्फा एमिनो एसिड। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बात आता है कि ऐसा, यहां पे पॉइंट हम लोग समझेंगे जहां से सवाल पूछने की स्कोप जो है वो काफी बढ़ जाता है। इनफैक्ट अमीनो एसिड में हम लोग देखते हैं कि ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड के बारे में तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, पर अल्फा एमिनो एसिड कितने तरह के होते हैं वो भी आपका सवाल पूछेगा। टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। तो अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे बॉडी में बायोप्रोटीन, मैंने आपको बताया ना कि एमिनो एसिड किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। तो लिविंग बीइंग के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज बायोप्रोटीन। लिख लीजिएगा, प्रोटीन प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग। बायो का मतलब क्या हो गया? लिविंग बीइंग। तो जितने भी प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उस प्रोटीन में जो भी एमिनो एसिड पाए जाते हैं, कितने एमिनो एसिड होते हैं? 20 एमिनो एसिड का बना हुआ होता है। चाहे जो भी प्रोटीन हो, उस प्रोटीन में आपको 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड देखने को मिलेगा। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि 20 जो संख्या है वो काफी बड़ा है। अब इसका हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखेंगे तो हमारे पास ढेर सारा प्रोटीन बनने की कैपेसिटी है, ढेर सारा प्रोटीन बनने की कैपेसिटी है। सो प्रोटीन ढेर तरह के हो सकते हैं, संख्या असीमित है, पर उस प्रोटीन के अंदर जितने भी एमिनो एसिड पाए जाते हैं सब केवल 20 ही तरह के होते हैं, 20 तरह के होते हैं। वो 20 तरह के कौन कौन से होते हैं? नाम देखिएगा। आई होप चीजें आपको सही दिख रही हैं। अगर थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको लग रहा है तो आप स्क्रीन के ब्राइटनेस लेवल को कम कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। पर मेरे ख्याल से ये वाले स्लाइड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 एमिनो एसिड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे भी 10 एमिनो एसिड हो गया। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। यही एमिनो एसिड बायोप्रोटीन बनाते हैं। अब एमिनो एसिड के साथ देखिए यहाँ पर क्या है, आपको सिंगल अल्फाबेट दिख रहा है और यहाँ पर 3 अल्फाबेट वर्ड दिख रहा है। असल में हम एमिनो एसिड को 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम उसका सिंगल अल्फाबेट से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं बेटा? सिंगल अल्फाबेट से लिखते हैं, या फिर उसको 3 अल्फाबेट के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे कि ग्लाइसिन, क्या बच्चा? ग्लाइसिन की अगर बात किया जाए तो ग्लाइसिन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। सबसे पहले हम ग्लाइसिन की बात करते हैं। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। अगर ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की बात किया जाए, ग्लाइसिन के बारे में आप समझ लीजिए, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ग्लाइसिन जो है आपका अल्फा एमिनो एसिड है। मतलब कि सेम कार्बन पर COOH रहेगा और NH2 रहेगा। जिस कार्बन पर या अल्फा कार्बन पर एक और यहां पर ऐड करेंगे H, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे? R लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा एमिनो एसिड। इसको हमने क्या नाम दिया? अल्फा एमिनो एसिड का नाम दिया। ठीक है, यही जो R है वो आपका वेरी करेगा, दिस विल वेरी। इन केस ऑफ ग्लाइसिन, अगर हम ग्लाइसिन की बात करें, किसकी बात करें बच्चा? ग्लाइसिन की बात करें तो यहां पर R जो है वो H के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है? R जो है वो आपका H के बराबर हो जाता है, एंड दैट एमिनो एसिड विल बी कॉल्ड एज ग्लाइसिन। जैसे कि हो क्या जाएगा? NH2CH2COOH, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसका हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, G इज कोड फॉर ग्लाइसिन, G इज कोड फॉर ग्लाइसिन। ये कोडिंग हो गया, ये कोड हो गया। क्या हो गया बच्चा? कोड हो गया।
और हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म से भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज शॉर्ट फॉर्म। GLY विल ऑल्सो बी यूज फॉर ग्लाइसिन, तो कोई भी कर सकते हैं, G भी यूज कर सकते हैं और GLY भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एलेनिन है, एलेनिन के लिए A दिया या ALA दिया, ल्यूसीन के लिए L दिया या LEU दिया, मेथियोनिन के लिए M दिया या MET दिया, फिनाइल एलेनिन के लिए PHF दिया या PHE दिया। ठीक है ना। यहां पे फिनाइल एलेनिन के लिए P नहीं देते हैं क्योंकि P जो है वो प्रोलीन ने ले लिया था, PRO। तो देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड है। एक बार इसका नाम लिख लीजिएगा। वीडियो सेक्शन को पॉज करिए थोड़ी देर के लिए और पॉज करने के बाद इनका नाम लिख लीजिएगा और कोड याद करिए, ना याद करिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोडिंग याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट फॉर्म याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बायो वाले बच्चों को है। जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको कोड और शॉर्ट फॉर्म याद करना ज़रूरी हो जाता है, पर केमिस्ट्री में यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता है। पर मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को एक झलक मिल जाए एमिनो एसिड के बारे में, नाम थोड़ा सा आपको याद हो जाए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए और उसमें पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिनो एसिड, तो उन 4 ऑप्शन में से देख के आपको 3 ऑप्शन लग जाएगा कि, या एक ऑप्शन लग जाएगा कि ये एमिनो एसिड है, बाकी 3 ऑप्शन एमिनो एसिड नहीं लगेगा। तो इससे भी हम लोग सवाल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कुछ और बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड में ही बात किया। अभी तक हमने बस ये देखा है कि 20 एमिनो एसिड जो कि बायो प्रोटीन बनाते हैं वो क्या क्या है और उनका कोड वर्ड क्या है और उनका शॉर्ट नेम क्या है, तो हमने इसके बारे में जान लिया। अल्फा एमिनो एसिड सब है, जितना भी 20 मैंने आपको लिखवाया था सब की सब अल्फा एमिनो एसिड था, क्योंकि कार्बन पर ही NH2 और COOH ग्रुप था और केवल हम लोग R की वैल्यू चेंज करेंगे। दूसरा होता है कि 20 एमिनो एसिड में से 10 एमिनो एसिड हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है और 10 एमिनो एसिड नॉन एसेंशियल होता है। ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल किस वे से हम लोग बात कर रहे हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब है कि वह एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। ऑब्वियस ही बात है कि हमारी बॉडी, सॉरी उल्टा बोल दिया, एसेंशियल एमिनो एसिड वह एमिनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी, हाँ एसेंशियल का मतलब सिंथेसाइज नहीं करती है, ठीक है सही बताया था। तो एसेंशियल एमिनो एसिड वह एमिनो एसिड होता है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। अब क्योंकि ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है तो इसे हमें डेराइव करना पड़ेगा, हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम आउटसाइड। मतलब कि बाहर से जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाने से हमें ये एमिनो एसिड मिलेगा। मतलब कि अगर हमें ये एमिनो एसिड हमारी बॉडी को ना मिले तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपर काम करना बंद कर जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि एमिनो एसिड नहीं मिला, पर्टिकुलर टाइप का एमिनो एसिड नहीं मिला तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गया तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो 20 में से 10 एमिनो एसिड की ज़रूरत हमारी बॉडी को पड़ती है आउटसाइड सोर्स से, चाहे वो नॉन वेज सोर्स हो चाहे वो वेज भी हो सकता है, क्योंकि पल्सेस आर इन प्रोटीनेशियस इन नेचर। और नॉन वेज में आपका जो मीट है वो भी क्या होता है, प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। तो मीट से हमें एमिनो एसिड मिलता है या फिर दाल से, ऐसे आइटम से, प्रोटीन से हो गया और सोयाबीन से हो गया, तो इस तरीके के आइटम से भी एमिनो एसिड मिलता है। तो हम लोग को 10 एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो जाती है। बाकी जो 10 एमिनो एसिड है वो क्या है, नॉन एसेंशियल है। नॉन एसेंशियल का मतलब जरूरत नहीं है हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी ये एमिनो एसिड खुद सिंथेसाइज करती है। हमारी बॉडी के अंदर क्षमता है कि ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड को सिंथेसाइज कर ले। तो बाहर से मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो कोई बात भी नहीं है, तो ऐसी कोई यहाँ पर बात नहीं होती है। तो नोट करिएगा, एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है। तो एसेंशियल एमिनो एसिड रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड।
नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। एसेंशियल का मतलब दीज एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज विद इन द बॉडी। लिख लीजिएगा, एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज विद इन द बॉडी। एसेंशियल एमिनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज विद इन द बॉडी। Essential amino acid cannot be synthesized within the body, whereas non-essential amino acid are synthesized by the body. Whereas non-essential amino acid are synthesized by the body. Non-essential amino acid are synthesized by the body. ठीक है। अब देखते हैं कि कौन एसेंशियल है और कौन नॉन एसेंशियल है। तो दिस इज द केस। दीज आर द एसेंशियल एमिनो एसिड एंड देयर इट इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड हो गया और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हो गया। एसेंशियल में नाम क्या आता है? आर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एनिलीन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और वैलिन। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड में आता है एलेनिन, एस्पार्जीन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन और टायरोसिन। बच्चे थोड़ा सा घबरा गए हैं कि सर ये कैसे याद होगा। थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना तो याद हो जाएगा। अगर आपको याद करना है तो कुछ नेमोनिक टाइप का भी आप बना सकते हैं। आप लोग सर्च करिएगा इंटरनेट पर, बहुत सारे नेमोनिक होता है, या फिर आपके कोई बायोलॉजी दोस्त होगा, बायो बैकग्राउंड का कोई दोस्त होगा, उससे पूछिएगा, वो भी आप लोग को बता देगा नेमोनिक का। पर आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, नेमोनिक बनाने में आप लोग माहिर होते हैं, तो इसको नेमोनिक के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर ये ऐसे मेमोराइज हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दैट इज द एसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नोट करिएगा इस बात को, अच्छे से इसको नोट करिए, क्योंकि सवाल यहाँ से बन सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एमिनो एसिड या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। तो यहाँ पर सवाल हम लोग बना सकते हैं। देखिए, एक चीज आप लोग याद करिएगा कि जो मैंने आपको अल्फा एमिनो एसिड, नोट करते रहिए आप लोग, मैं बोलता हूं कि एक चीज आप लोग याद करिएगा कि जो मैंने आपको अल्फा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि R की जो वैल्यू है या R का जो स्ट्रक्चर है केवल वही चेंज करेगा 20 एमिनो एसिड में। तो स्ट्रक्चर क्या क्या होगा उस पर कभी भी सवाल पूछा नहीं गया है कि व्हाट विल बी द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ R, उस पर कोई भी सवाल पूछा नहीं गया है, ना तो पूछा गया है ना तो पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी समझता है कि इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों को सारा का सारा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर याद क्या करना है, वो तो वैसे ही है, किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि पहला तो मैंने आपको बता दिया कि एमिनो एसिड का नाम क्या होता है, कोड क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होता है। इसके अलावा भी एक और स्कोप बनता है एग्जामिनेशन में सवाल पूछने का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसको हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ते हैं, ये है। सब कुछ एकदम क्लियर चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एमिनो एसिड को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। न्यूट्रल एमिनो एसिड, देखिए, एसिडिक एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड। अब इस न्यूट्रल एमिनो एसिड में, एसिडिक एमिनो एसिड में और बेसिक एमिनो एसिड में भी अलग अलग कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर अलग अलग कैटेगरी क्या। न्यूट्रल एमिनो एसिड में 2 तरह के एमिनो एसिड होता है।
एक होता है एरोमेटिक एमिनो एसिड, दूसरा होता है एलिफेटिक एमिनो एसिड। एरोमेटिक एमिनो एसिड का मतलब R is having एरोमेटिक रिंग। R में क्या है बच्चा? एरोमेटिक रिंग है, तो इस वजह से इसको एरोमेटिक एमिनो एसिड बोलते हैं। और एरोमेटिक एमिनो एसिड में 3 नाम आता है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। जहां पे अगर हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन की, किसकी बच्चा? ट्रिप्टोफैन की अगर हम लोग बात करते हैं, ट्रिप्टोफैन की अगर बात करते हैं, ट्रिप्टोफैन इज अ हेट्रोसाइक्लिक न्यूट्रल एमिनो एसिड है। ये एक नाम याद कर लीजिए, ट्रिप्टोफैन इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक न्यूट्रल एमिनो एसिड। हेट्रोसाइक्लिक है मतलब कि कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन। एरोमेटिक नेचर का है मतलब कि एरोमेटिसिटी शो करता है और न्यूट्रल फॉर्म में पाया जाता है। तो ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक न्यूट्रल एरोमेटिक अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन का नाम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग एलिफेटिक की बात करते हैं, एलिफेटिक का मतलब क्या होगा? एलिफेटिक का मतलब ये हो गया कि इसमें R इज एलिफेटिक चेन। R क्या है? एलिफेटिक चेन है। R इज एलिफेटिक चेन, एलिफेटिक नेचर का है, ऊपर एरोमेटिक है, नीचे एलिफेटिक। जैसे कि नाम हो गया ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन। ठीक है, ये सब तो आपका एलिफेटिक हो गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब ये है, सेरीन थ्रियोनिन, सिस्टीन मिथियोनिन। सेरीन थ्रियोनिन इज अ OH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड और सिस्टीन और मिथियोनिन इज अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। मतलब कि R में सल्फर होता है और यहाँ पे R में OH होता है। तो एक ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया। यहां से सवाल पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड विल कंटेन सल्फर, या विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज एल्कोहलिक इन नेचर या हेट्रोसाइक्लिक इन नेचर। तो इस तरीके से ये सब हो गया। एसिडिक एमिनो एसिड में अगर जाते हैं तो एसिडिक एमिनो एसिड में आपका केवल एलिफेटिक एमिनो एसिड आता है। नाम है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन। काफी सिंपल है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड तो एस्पार्जीन हो गया, ग्लूटामिक एसिड तो ग्लूटामीन हो गया, मिलता जुलता नाम आ रहा है, तो ये सब आपको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, इनफैक्ट याद हो गया होगा। फिर हम लोग आते हैं यहां पर बेसिक में। बेसिक में भी 2 तरह का है, एक आपका एलिफेटिक आता है और दूसरा आता है क्या? हेट्रोसाइक्लिक आता है। एरोमेटिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक है। तो एलिफेटिक हो गया और हेट्रोसाइक्लिक हो गया। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक हो गया। एलिफेटिक में आपका नाम आ गया लाइसिन, आर्जिनिन और हेट्रोसाइक्लिक में नाम आ गया हिस्टीडीन। तो ये सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देख रहे हैं एसिडिक और बेसिक में बड़ा कम नाम है, तो अगर आपका एसिडिक और बेसिक वाला याद हो गया, अल्टीमेटली न्यूट्रल तो आप लोग का याद हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ स्कोप फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। देखिए 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक कहीं पर शायद मिसिंग है, कुछ एक नाम यहाँ पे मिस हो गया है। हाँ, एक नाम कहीं पर मिसिंग है, उसको देख लीजिएगा। प्रोलीन नाम मिसिंग है, प्रोलीन नहीं दिख रहा है, प्रोलीन। तो प्रोलीन के बारे में आप देख लीजिएगा कहां पर उसको फिट किया जाए। स्ट्रक्चर में प्रोलीन मिस हो गया। ठीक, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट। इसको नोट कर लिया ना, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं एमिनो एसिड की। प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड है कि एमिनो एसिड अपने पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रखता है।
यहाँ पे प्रॉपर्टी को हम लोग डील करेंगे, एक तो स्ट्रक्चर से तो डील करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग आइसोमेरिज्म से भी डील करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, ऑल अल्फा एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। अगर हम ग्लाइसिन को छोड़ दें, किसको बच्चा, ग्लाइसिन को छोड़ दें, तो सारे के सारे एमिनो एसिड जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ग्लाइसिन में क्या स्ट्रक्चर था, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था ये। अब देखिए, चाहे COOH को इधर रखें, चाहे अपोजिट साइड में रखें, चाहे एडजेसेंट रखें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि यहां पर ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हो गया, तो क्योंकि यहां पर सेम कार्बन पर दो ग्रुप सेम है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट विल बी द ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। पर वहीं अगर हम लोग बाकी एमिनो एसिड की बात करें, तो बाकी एमिनो एसिड में क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, COOH हो जाएगा, और यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो R क्या है, अदर देन H। R जो है वो अदर देन क्या है, H है। तो इस वजह से ये जो कार्बन होगा, दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर। ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर हो जाएगा, और जब ये ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर हो जाएगा तो दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो 20 में से केवल एक एमिनो एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो कि ग्लाइसिन है, याद हो गया होगा, और बाकी 19 एमिनो एसिड आपके ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी सब, क्योंकि वहां पर ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर मौजूद है। तो क्योंकि यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी हमें यहां पर देखने को मिल रही है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड कैन बी इन D फॉर्म और L फॉर्म। ये D फॉर्म में हो सकता है या फिर ये L फॉर्म में हो सकता है। कौन सा, D फॉर्म या L फॉर्म। बट ऑल नेचुरल ऑकरिंग एमिनो एसिड आर इन L फॉर्म। जितने भी नेचुरल एमिनो एसिड है, सबकी सब किस फॉर्म में है, L फॉर्म में पाए जाते हैं। नोट करिएगा इसको। D फॉर्म हो सकता है या L फॉर्म हो सकता है, पर जितना भी हमारे बायो प्रोटीन में पाए गए एमिनो एसिड हैं, सबकी सब किस फॉर्म में है, L फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑल आर ऑफ L फॉर्म। ठीक है, तो चलिए कुछ और बात करते हैं इसमें एमिनो एसिड में, जैसे कि प्रॉपर्टीज। अब यहां पे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ रहा है कि जो हमारा एमिनो एसिड है, ये देखिएगा, जहां पे COOH ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, जब इसको हम लोग एक्वस मीडियम देते हैं, तो एक्वस मीडियम के प्रेजेंस में यहां पर क्या हो जाएगा, एक यहां पे मिस हो गया, यहां पर H2O नहीं होगा। दिस इज नॉट H2O, दिस इज नॉट H2O, ये NH2 है, ये H2O नहीं है। ये क्या है बच्चा, ये NH2 है। बाय मिस्टेक ये टाइप हो गया था, तो दिस इज NH2। NH2 हो गया। तो जब हम लोग इसको एक्वस मीडियम में डालते हैं, तो एक्वस मीडियम में क्या करता है, H+ आयन में डिसोशिएट कर जाता है। तो मतलब कि एसिडिक नेचर है COOH का, तो ये H+ आयन देता है। पर ये जो H+ आयन है तुरंत क्या करता है, तुरंत भागता है बेसिक ग्रुप की तरफ। NH2 क्या है, H+ आयन को एक्सेप्ट करने के लिए इच्छुक है कि नहीं है। NH2 बेसिक नेचर का है, लोन पेयर है, तो ये बोलता है कि कोई भी H+ आयन आए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और COOH एसिडिक नेचर का है, तो इसके अंदर H+ आयन देने की क्षमता है। तो जैसे ही COOH का H+ आयन निकला, तुरंत वो NH2 पर जाएगा, और जब वो NH2 पे जाएगा तो NH3+ फॉर्म में बन जाएगा, और COOO C डबल बॉन्ड O माइनस फॉर्म में बन जाएगा। मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल बना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह के एमिनो एसिड को, जो कि पॉजिटिव चार्ज भी रखता है, नेगेटिव चार्ज भी रखता है, इक्वल अमाउंट में
दैट आयन इज कॉल्ड एज ज्यूटर आयन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यूटर आयन। तो जब भी हम लोग एमिनो एसिड को एक्वस मीडियम में करते हैं तो वो ज्यूटर आयन के फॉर्मेशन में चला जाता है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। क्यों, कैसे ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है? बाय द माइग्रेशन ऑफ H+ आयन फ्रॉम COOH ग्रुप टू NH2 ग्रुप। देख लीजिएगा, ज्यूटर आयन इज फॉर्म्ड, ज्यूटर आयन इज फॉर्म्ड by the migration of COOH by the migration of H+ ion. Deuter ion is formed by the migration of H+ ion from COOH group to NH2 group. From COOH group to NH2 group. That is the ज्यूटर आयन। तो ज्यूटर आयन के बारे में पूछ भी सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज्यूटर आयन, और ज्यूटर आयन कैसे बनता है। तो दोनों चार्ज मौजूद होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनफैक्ट ओवरऑल क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। दिस इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का कहने का मतलब क्या हो गया? ये देयर इज नो मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में किसी भी तरह का यहां पे मूवमेंट नहीं होता है। कि अगर ज्यूटर आयन को हम लोग एनोड और कैथोड के बीच में रख दिया जाए तो ज्यूटर आयन का मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि एनोड की तरफ भी जाना चाहता है और कैथोड की तरफ भी जाना चाहता है, इक्वल फोर्स से जाना चाहता है, क्योंकि चार्ज बराबर है तो मूवमेंट यहां पर नहीं होता है। आई होप आपने इस बात को नोट कर लिया होगा। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी ज्यूटर आयन पे कुछ और बात करते हैं। जैसे कि जब हम लोग ज्यूटर आयन को, ये हमारा ज्यूटर आयन बना, ठीक है, तो जब हम लोग ज्यूटर आयन को एसिडिक मीडियम देते हैं, H+ आयन देते हैं, तो H+ आयन मिला है तो H+ आयन कहां पे जाएगा? COOH पे जाएगा। तो यहां पे COOH का फॉर्मेशन कर देगा, और जब COOH का फॉर्मेशन करेगा तो ये NH3+ के फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब यहां पर इधर भी H+ आयन देने की क्षमता हो गया, इधर भी H+ आयन देने की क्षमता हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। दैट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। वहीं अगर हमने बेस प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया बच्चा? बेस प्रोवाइड किया, तो बेस में क्या है? OH-। OH- क्या करेगा? H+ आयन लेगा, तो H+ आयन किससे लेगा? NH3+ से लेगा। जब NH3+ से H+ आयन ले लिया तो यहां पर NH2 बचा, और COOH- वैसे के वैसे ही रह गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ज्यूटर आयन जो है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में भी चेंज कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में भी चेंज कर सकता है, और आपका एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में भी चेंज कर सकता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में भी चेंज कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपका किधर मूव करेगा? कैथोड की तरफ मूव करेगा। ये मूव कर जाएगा किस पे बेटा? कैथोड की तरफ मूव कर जाएगा। और ये किसकी तरफ मूव करेगा? ये आपका एनोड की तरफ मूव करेगा। तो ज्यूटर आयन को हम लोग कैथोड की तरफ मूव कराएंगे जब उसको एसिडिक मीडियम में डालेंगे। वहीं ज्यूटर आयन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा जब हम उसको बेसिक मीडियम में डालेंगे। बात समझ में आ गई होगी ज्यूटर आयन कैसे कैसे चेंज करता है। ज्यूटर आयन कैसे कैसे चेंज करता है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? नोट कर लिया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि इस पे सवाल पूछा जाता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और कुछ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर कैलकुलेशन भी दे सकता है। क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट?
द पॉइंट एट विच ज्यूटर आयन डज नॉट माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या द पीएच एट विच, ऐसा पीएच सॉल्यूशन का ऐसा पीएच जहां पे ज्यूटर आयन जो है वो माइग्रेट नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे पीएच को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। याद रखिएगा कि ज्यूटर आयन जो है वो आपका माइग्रेट नहीं करता है, पर सवाल यह है कि ज्यूटर आयन क्या कहीं कहीं पे भी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी भी एमिनो एसिड का ज्यूटर आयन जो है एक पर्टिकुलर पीएच पर ही बनता है। मतलब कि एक खास पीएच, जिस पीएच पर एमिनो एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट पीएच विल बी कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट पीएच एट विच ज्यूटर आयन एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नोट करिएगा, और करके नोट कर लीजिएगा तो, और करके नोट कर लीजिएगा तो, दैट पीएच एट विच एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन फॉर्म, दैट पीएच एट विच एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन फॉर्म इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए, जो हमारा ज्यूटर आयन है, एक ज्यूटर आयन बना देते हैं। तो हमने एक नॉर्मल सा ज्यूटर आयन बना दिया, यहाँ पर COO माइनस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? NH3 प्लस हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा? NH3 प्लस। ये कैसे बना है? ये बनेगा जब आप लोग H प्लस आयन क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करोगे? एक मिनट, सॉरी, H प्लस आयन ऐड करोगे। किस पे H प्लस आयन ऐड करोगे? इस पे H प्लस आयन ऐड करोगे। NH2CH, यहाँ पर R हो गया और यहाँ पर COO माइनस। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया। फर्दर जो ज्यूटर आयन बना हुआ है, अगर ज्यूटर आयन पे फर्दर आप H प्लस आयन ऐड करोगे, क्या करोगे? H प्लस आयन ऐड करोगे तो आपको देखिए ये मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहाँ पे NH3 प्लस तो रह जाएगा, C पर H रह जाएगा, R रह जाएगा, क्योंकि H प्लस आयन दिया है तो COO माइनस जो है COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आपका जो ज्यूटर आयन है ये किस नेचर का है? दैट इज न्यूट्रल नेचर का है। किस नेचर का है? न्यूट्रल नेचर का है। इधर की हम लोग बात करते हैं तो ज्यूटर आयन के इधर H प्लस आयन एक्सेप्ट करने के पहले ये किस नेचर का है? अनायनिक फॉर्म में है। किस नेचर का है? अनायनिक फॉर्म में है। और यहाँ पे चार्ज कितना है? -1 चार्ज है। और इस तरफ किस नेचर का है? कटायनिक नेचर का है। और कितना चार्ज यहाँ पर है? +1 का चार्ज यहाँ पर है। कितना चार्ज है बेटा? +1 का यहाँ पे चार्ज है। और ये सब जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है? इक्विलिब्रियम में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये एक ज्यूटर आयन हो गया जो कि न्यूट्रल फॉर्म में रहता है। और ज्यूटर आयन जो है वो अनायनिक फॉर्म में भी चेंज कर सकता है और कटायनिक फॉर्म में भी चेंज कर सकता है। याद रखिएगा, हम मोनो अनायनिक चार्ज में चेंज कर रहे हैं और दूसरा मोनो कटायनिक चार्ज में चेंज कर रहे हैं। मतलब कि -1 और +1 से हमें मतलब है। वैसे इसके आगे जाएंगे या इसके पीछे जाएंगे तो चार्ज जो है वो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COOH एंड NH2 ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्यूटर आयन। अगर इस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन कांस्टेंट pK1 है और यहां पे अगर pK2 है, डिसोसिएशन कांस्टेंट pK1 है और उधर कितना है बेटा? pK2 है। तो इस ज्यूटर आयन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो ये होगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मतलब कि PHI विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट।
तो ये जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है PK1 और PK2 का एवरेज वैल्यू बनता है। PK1 और PK2 का क्या बनता है बेटा? एवरेज वैल्यू बनता है। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द एमिनो एसिड। इस तरीके से हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एमिनो एसिड का कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि जो ज्यूटर आयन है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में, उसको -1 चार्ज में चेंज करके देखना है, फिर +1 चार्ज के में चेंज करने देखना है, और दोनों ही इक्विलिब्रियम का डिसोसिएशन कांस्टेंट लेकर उसका एवरेज वैल्यू दे देंगे। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी जाएगी। जब भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कैलकुलेशन पूछा जाएगा तो इसको दिया जाएगा, क्योंकि हर एक एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वेरी करता है, क्योंकि हर एक एमिनो एसिड का PK1 वैल्यू और PK2 वैल्यू वेरी करता है। तो इस वजह से आपको ये वैल्यू दी जाएगी। तो समझ में आ गया होगा कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इज इट ऑल क्लियर? तो इसको नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चा ये। और इस बार हम लोग अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और न्यूमेरिकल करके इस क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारा एमिनो एसिड वाला पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्विज करते हैं। सवाल देखिएगा, ये है, राइट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड इज अ एमिनो एसिड, उसका इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन रिएक्शन लिखना है। एन एसिडिक एमिनो एसिड बोल रहा है कि जो एस्पार्टिक एसिड है वो कैसा है? एसिडिक एमिनो एसिड है। एसिडिक एमिनो एसिड होने का मतलब क्या हो गया कि COOH की संख्या जो है NH2 से ज्यादा है। और क्या करना है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी यहां पर कैलकुलेट करना है। कुछ डाटा दिया हुआ है, PKA1 ऑफ एस्पार्टिक एसिड विथ नेट +1 चार्ज इज 1.22, PKA2 of aspartic acid with net -1 charge is 3.65, और PKA3 of aspartic acid with net -1 charge is, सॉरी यहाँ पे -1 नहीं होगा, ये -2 है बेटा, इसको -2 करेंगे, is 9.60। तो देखिए इस सवाल का जो आंसर है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो तो एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको -1 वाले का PKA वैल्यू चाहिए और +1 वाले का PKA वैल्यू चाहिए। मतलब कि हमारे लिए जो काम की वैल्यू है वो 1.22 है और 3.65 है। मतलब कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1.22 प्लस 3.65 डिवाइडेड बाई 2। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 6 7 हो जाएगा, 6 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 2.435। 2.435। तो यहाँ पर pH वैल्यू हो जाएगा 2.435 पर आपका एस्पार्टिक एसिड जो है वो ज्यूटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एकदम सिंपल सी बात होगी। डिसोसिएशन की बात करते हैं कि यहाँ पे डिसोसिएशन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखिए एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये COOH हो गया, और ये आपका NH2 हो गया, अल्फा एमिनो एसिड बना दिया। R की वैल्यू यहाँ पर होता है CH2COOH। कैसे पता चला? मुझे याद है तो इसलिए पता चल गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ज्यूटर आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चा? ज्यूटर आयन बनाते हैं। तो देखिए ज्यूटर आयन बनाने के लिए यहां से हाइड्रोजन को निकालेंगे और यहां पे जाकर ऐड कर देंगे। तो देखिए यहां पर नेगेटिव हो गया और यहां पर H3 पॉजिटिव। दिस विल बी कॉल्ड एज ज्यूटर आयन ऑफ कौन सा एसिड? ज्यूटर आयन ऑफ एस्पार्टिक एसिड। समझ में आ गई बात है? ज्यूटर आयन ऑफ एस्पार्टिक एसिड। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा +1 के स्टेट में लेके जाना है और -1 -2 के स्टेट में लेके जाना है। तो +1 का स्टेट कब बनेगा? जब ये हम लोग लिखेंगे। तो ये आपका CH हो गया, यहाँ पे आपका
NH3+ हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया क्या बेटा, COOH हो गया, और दिस विल बी द CH2COOH। तो ये कितना चार्ज का हो गया, ये +1 वाला चार्ज हो गया, ये आपका न्यूट्रल चार्ज हो गया। और ये कैसे बना, ये H+ आयन का रिमूवल हमने किया, यहां से H+ आयन क्या किया, निकाला, तो इसकी वजह से यहां पर NH3+ केवल रह गया और ये हो गया। फिर आप क्या करिए कि एक और H+ आयन निकालिए, -H+ आयन। जब एक और H+ आयन यहां पे निकालेंगे तो देखिए यहां पे स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। तो H+ आयन एक और निकाला है, यहाँ पर COO नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो गया CH2COOH। फिर एक और H+ आयन निकालिए, एक और H+ आयन निकालेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, COO- हो गया, यहाँ पर NH2 हो गया, इधर आपका CH2, नीचे COO-, यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया, -2, यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो गया, -1, और इसको आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में दिखा देंगे। दिस इज द डिसोसिएशन ऑफ द क्या, एस्पार्टिक एसिड, डिसोसिएशन ऑफ द एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, यहां पे pKa1 की वैल्यू 1.22 दिया हुआ है, यहां पर pKa2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.65 दिया हुआ है, और यहां पर pKa3 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9.60। So this is the overall dissociation of aspartic acid, and there it is the value of isoelectric point. There it is the value of isoelectric point. समझ में आ गई बात? तो इसको नोट कर लिएगा अच्छी से, और मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया है। इनफैक्ट अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो सेक्शन को पॉज करिए और जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इस लेक्चर को आज हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज एंड इन द टॉपिक एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में इतना ही आपको पढ़ना है, बस इतना ही पढ़िए, लिमिटेड फॉर्म में पढ़िएगा, क्योंकि डिटेल में अगर आप जाएंगे तो कोई काम का नहीं है। डिटेल जो काम का है वो बायोलॉजी बैकग्राउंड में आता है। ठीक है, तो एक और लेक्चर हम लोग लेंगे, और इस अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, विटामिन्स हैं, डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा करके। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप उसको शेयर करिए और भी बच्चों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।